हाय गाइस। आज से हम लोग स्टडी करते हैं इंडियन पेनल कोड 1860 बेयर एक्ट लेक्चर सीरीज। तो आइए देखा जाए आज के पहले इंडियन पेनल कोड के बेयर एक्ट लेक्चर सीरीज के तहत सेक्शन 1 से लेके 20 तक हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेम द इंडियन पेनल कोड एक्ट नंबर 45 ऑफ ईयर 1860 यानी कि एक्ट नंबर 5 1860। 6 अक्टूबर 1860 यानी कि 6 अक्टूबर 1860 इसके इनैक्टमेंट की डेट थी, यानी कि 6 अक्टूबर 1860 को इंडियन पेनल कोड बनकर तैयार हुआ था। प्रियम्बल और इसका इन्फोर्समेंट डेट भी हम लोग यहीं याद कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 1862 को यानी कि फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1862 यह लागू हुआ, इन्फोर्स्ड हुआ। तो दोनों डेटें हम लोग साथ में कि 6 अक्टूबर 1860 को यह बना यानी कि इनैक्टमेंट डेट है, और 1 जनवरी 1862 को इसकी इन्फोर्समेंट डेट है यानी कि प्रवर्तन की तिथि है। प्रियम्बल हम लोग आईपीसी का देखते हैं तो बात चलता है, इसमें पता चलता है कि वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया, यानी कि एक जनरल पेनल कोड प्रोवाइड करना। सेक्शन 1 पे हम लोग आते हैं जो बात करता है टाइटल एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। द एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड and extend to the whole of India। ये एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत समाप्त किया जा चुका है, यानी कि अब आईपीसी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होती है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सबसेक्शन 2 हम लोग देखते हैं जो बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, यानी कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। एवरी पर्सन शैल बी लिएबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड, not otherwise, for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within the India। अर्थात सबसेक्शन 2 बात करता है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो हर व्यक्ति इंडियन पेनल कोड के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य हर लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 2 बात करता है। सेक्शन 3 हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, यानी कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। एनी पर्सन लिएबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। यानी कि सेक्शन 3 बात करता है इंडियन पेनल कोड का कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो भारत से परे किए गए अपराधों के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। सबसेक्शन 4 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, यानी कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया in any place without and beyond India
any person on any ship or aircraft registered in India, wherever it may be. Any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India, अर्थात सेक्शन 4 एक्सटेंशन ऑफ कोड इंडियन पेनल कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात करता है। तो इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा या भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। एंड थर्ड, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करता है। तो ये भी जो है ये एक्सटेंशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस में इंडियन पेनल कोड का होगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है कि इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code। यानी कि शब्द अपराध में प्रत्येक ऐसा कृत्य सम्मिलित है जो भारत के बाहर किया गया हो, जिसे यदि भारत में कारित किया गया होता तब वह इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। अगला एक्सप्रेशन स्पष्ट करता है कि द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स shall have the meaning assigned to in clause K of subsection 2 of the Information Technology Act 2000। अर्थात अभिव्यक्ति कंप्यूटर साधन को वही अर्थ समझा जाएगा जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ट में इसे संदेशित किया गया है। दृष्टांत है, इलस्ट्रेशन है कि ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of a murder in any place in India in which he may be found। अर्थात एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है युगांडा में किसी व्यक्ति की हत्या कारित करता है तो वह भारत के किसी भी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 बात करता है सर्टेन लॉज नॉट टू अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, अर्थात कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन in the service of the government of India or the provision of any special or local law। अर्थात इस अधिनियम में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों में या ऐसे किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये सेक्शन 5 इंडियन पेनल कोड का बात करता है। अब हम लोग जनरल एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं, साधारण स्पष्टीकरण पे, जो चैप्टर 2 में दिया गया है। जनरल एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हम लोग सेक्शन 6 समझते हैं जो बात करता है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, अर्थात संहिता में की हर परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाना। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पेनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड टू सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेन्ड इन चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शन, यानी कि साधारण अपवादों के अधीन ही समझे जाएंगे। दोज एक्सेप्शन आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन एंड पेनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन, अर्थात इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा,
हर दंडोपबंध और ऐसी हर परिभाषा या दंडोपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। इलस्ट्रेशन हम लोग समझ लेते हैं जो बात करता है। पहला इलस्ट्रेशन है कि द सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offence. But the definitions are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offence which is done by a child under the age of 7 years of age. अर्थात इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं यह अभिव्यक्त नहीं करती हैं कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता है, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जानी है तो जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। बी इलस्ट्रेशन बात करता है कि ए अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड्स हु हैज कमिटेड द मर्डर। Here A is not guilty of the offence of wrongful confinement because he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides nothing is an offence which is done by a person who is bound by law to do it. अर्थात दूसरा इलस्ट्रेशन यह कहता है कि एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना एक व्यक्ति को जिसने हत्या की है उसे पकड़ता है तो यह पुलिस अधिकारी सदोष परिरोध के अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह विधि द्वारा आबद्ध था कि जिसने हत्या कारित की है वह उसको गिरफ्तार करे। अब हम लोग सेक्शन 7 देख लेते हैं जो बात करता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, अर्थात एक बार अस्पष्टीकृत पद का भाव। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन, अर्थात हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है तो इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। सेक्शन 8 बात करता है सेक्शन 8 बात करता है जेंडर की। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन विदर मेल और फीमेल, अर्थात लिंग की बात करता है धारा 8 सेक्शन 8 जो कहता है कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति को लागू होंगे चाहे वह नर हो या नारी हो, यानी कि मेल हो या फीमेल हो। सेक्शन 9 हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है नंबर की। नंबर मीन्स अनलेस द कंट्रारी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट वर्ड इम्पोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड्स द प्लूरल नंबर and words importing the plural number includes the singular number, अर्थात सेक्शन 9 वचन की बात करता है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो तो एक वचन में बहुवचन भी आएगा और बहुवचन में एक वचन भी आएगा। सेक्शन 10 बात करता है मैन एंड वुमेन की। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड द वर्ड वुमेन डिनोट्स a female human being of any age, अर्थात पुरुष और स्त्री 10 में स्पष्ट किया गया है तो पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है जबकि स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है, फीमेल का द्योतक है। सेक्शन 11 हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है पर्सन की, यानी कि व्यक्ति की। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन or body of persons whether incorporated or not, यानी कि व्यक्ति कोई भी कंपनी संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। सेक्शन 12 बात करता है पब्लिक की। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, यानी कि लोग का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है यह सेक्शन 12 में। सेक्शन 13 बात करता है डिफिनीशन ऑफ क्वीन की जो ओमिटेड है 1950 में। सेक्शन 14 बात करता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट,
यानी कि सरकार का सेवक। तो द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड appointed or employed in India by or under authority of the government। यानी कि सेक्शन 14 बात करता है सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के लिए नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के द्योतक हैं। सेक्शन 15 डिफिनीशन देता है ब्रिटिश इंडिया की जो रिपील्ड है 1937 में। डिफिनीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिपील्ड इन 1937 एंड 16 डिफिनीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह भी रिपील्ड है 1937 में। अब हम लोग सेक्शन 17 पर आते हैं जो बात करता है गवर्नमेंट की, यानी कि सेक्शन 17 सरकार की बात करता है, गवर्नमेंट की बात करता है। The government denotes the central government or of a state government, यानी कि सरकार शब्द केंद्रीय या किसी राज्य की सरकार का द्योतक है। सेक्शन 18 बात करता है इंडिया की। इंडिया, द इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें भी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अब लागू होगा, तो इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेक्शन 18। अब हम लोग सेक्शन 19 देख लेते हैं जो बात करता है जज की अर्थात न्यायाधीश की। तो द वर्ड जज denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered by law to give in any legal processing, civil or criminal, or definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of a body or person which body or person is employed by law to give such judgment। अर्थात सेक्शन 19 बात करता है जज की, न्यायाधीश की। तो न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित है, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधि की कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो चाहे वह दंडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं इसका। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन सूट अंडर एक्ट ऑफ 1859 एज अ जज, यानी कि सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge, यानी किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। A member of a पंचायत which has power under regulation of 8 of 1816 of the Madras Court to try and determine suit as a judge, यानी कि मद्रास संहिता 1816 के विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। डी बात करता है कि मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन अ चार्ज on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge, यानी किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है।
अब हम लोग सेक्शन 20 देख लेते हैं, जो बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस की, अर्थात न्यायालय की। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। अर्थात सेक्शन 20 बात करता है कि न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले को ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो, द्योतक है। यानी कि द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, और अ बॉडी ऑफ जज which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। ये कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं, जो बात करता है कि अ पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन ऑफ 7/1860 of the Madras Code having power to try and determine suit is a court of justice। अर्थात मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत, जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, वह न्यायालय है। तो आईपीसी के अगले डायरेक्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग सेक्शन 21 से आगे देखते हैं। 21 इंडियन पिनल कोड का पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। पब्लिक सर्वेंट क्या होते हैं उसको स्पष्ट करता है। तो बने रहिए हमारे आईपीसी के डायरेक्ट लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।